देखो बेटा स्क्रीन हुआ शेयर क्या? यस सर। देखो पिछले क्लास में ये अपन यहाँ तक पढ़े थे कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे थे, और फर्स्ट लॉ में जो फॉर्मूला था डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, यहाँ से डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, जहाँ पे डी यू की हीट, डब्ल्यू वर्क एंड यू इंटरनल एनर्जी था। तो उसके एप्लीकेशन से हमने एक यहाँ पे बना करके ये निकल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, क्योंकि जैसे तुम्हें पता होगा कि अपन एडियाबेटिक प्रोसेस में वेरी फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस रहता है। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये एडियाबेटिक का कंडीशन था, ठीक है ना। पहले ये बताओ पिछले क्लास में कुछ किसी को डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? क्योंकि जैसे आपको प्रोसेस आता है ना क्वेश्चन में, प्रोसेस का एप्लीकेशन, प्रोसेस एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोलिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक, वो तो तुम बना लेते। दिक्कत अपने को तब जाती है जब उसका एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कहने का मतलब एक रूम है, क्लोज रूम है, उसमें अपने पास क्वेश्चन आ गया कि रूम बंद है, आइसोलेटेड रूम है, उसमें फ्रिज को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम जाती है। तो जो प्रोसेस है उसी से एप्लीकेशन निकालते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका क्या रिजल्ट होगा, और फिर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। देखो इसी के टर्म में हमने अगर प्रोसेस आपको पता हो गया एडियाबेटिक है, यानी वेरी फास्ट प्रोसेस हो गया, तो विदाउट कुछ सोचने, विदाउट कुछ ऐसे हम बताएंगे वेरी फास्ट प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस है और यदि एक्सपेंशन का केस है तो एक्सपेंशन के केस में कूलिंग इफेक्ट देगा। सिमिलरली if प्रोसेस भी एडियाबेटिक, यदि प्रोसेस एडियाबेटिक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रोसेस एडियाबेटिक है और कंप्रेशन हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन वैसा भी समझ लो कि जैसे पिस्टन सिलेंडर अगर अरेंजमेंट दिया हुआ बहुत दूर से एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका हाई टेम्परेचर हीट हो जाता है, प्रोसेस हाई रहते हैं। ये केस था, यानी कंप्रेशन के केस में हीटिंग इफेक्ट और इस केस में अपने पास कूलिंग इफेक्ट देगा था। दूसरा था आइसोलेटेड के केस में, तो आइसोलेटेड के केस में इंटरनल एनर्जी बी द कंजर्व, इंटरनल एनर्जी कंजर्व करने मतलब कांस्टेंट होगा इतना U2 इक्वल टू U1 हो गया था, ठीक है ना। ये केस हमने पिछले क्लास तक बताई थी। अब इसके बाद है, देखो अब सोचना, इसका आंसर बताना, तो फिर एप्लीकेशन रहेगा, फिर अपने पास एप्लीकेशन आज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। पहले तो एक जनरल वर्क और हीट का एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन है जिसमें जितने फंडामेंटल्स वो क्लियर हो जाएगा, फिर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर होगा। फ्लो क्लेस का नहीं, फ्लो स्टेडी फ्लो बाद में पढ़ाएंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल बताएंगे। देखो इसमें अगर बता सकते, इसका आंसर अगर सोच करके निकाल सकते हो, देखो तो ऑन a hot summer day, the room is perfectly insulated and refrigerator door is kept open, and what will happen
टू टेम्परेचर ऑफ रूम। यानी ये कंसेप्ट है कि हॉट समर में एक रूम परफेक्टली इंसुलेटेड है और उसमें एक रेफ्रिजरेटर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अपने को कंसेप्ट सीखना है क्योंकि इसके बेस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका कंसेप्ट क्या था? क्वेश्चन है ऑन अ हॉट समर डे द रूम इज परफेक्टली इंसुलेटेड एंड रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन एंड व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम। यानी कि एक इंसुलेटेड रूम है, उसमें रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर की डोर को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं रेफ्रिजरेटर के, तो रूम का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्या होगा? सर से क्वेश्चन है समझ में? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? जी सर सेम रहेगा सर, चेंज नहीं होगा। सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। और कोई क्वेश्चन पहले समझ में तो आ गया ना आपको? उसके बाद अपन सर होगा टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। क्यों, व्हाई, और डिक्रीज करेगा तो क्यों? कॉन्सेप्ट अपने को पता करनी, कॉन्सेप्ट हो गया समझ में तो आ गया समझ में। देखो कैसे इंक्रीज बताया, क्या सोच के बताया आपने इंक्रीज? कुछ तो सोचा होगा ना? सर जैसे वो परफेक्टली इंसुलेटेड है तो रेफ्रिजरेशन की जो उसकी साइकिल रहेगी, वो जो हीट हाँ। एक्सचेंज करती है एटमॉस्फेयर में, वो रूम के अंदर हम्म। करेगी, तो उससे रूम का टेम्परेचर राइज होने लगेगा। तो क्या रूम का जब डोर ओपन कर देंगे, जब डोर ओपन रहेगा तो कूलिंग होगा, तो उसके चलते कूलिंग नहीं होगा क्या? डोर तो ओपन करोगे ना रेफ्रिजरेटर का, पर देखो जैसे लिखा हुआ सर है। उसका सर डोर क्लोज हेलो रहता है तो उसकी जो एक साइकिल एक रहती करके है बताओ। क्लोज में कंप्लीट होती है ना। अच्छा, हाँ दूसरा बताओ, क्या बता रहे? सर अगर जैसे कि अगर सोर्स और सिंक मान ले, एक को हम सोर्स मान ले, एक को सिंक मान ले सर। हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर, अगर एक को सोर्स मान ले और एक को सिंक मान ले सर, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा रहेगा कि उसमें इफेक्ट मतलब आप देख लीजिए तो रेफ्रिजरेटर है सर, तो जो हीट जब मतलब कूलिंग होगा सर, तो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सर सोर्स और सिंक एक दूसरे को मान ले सर, तो उसका कोई इफेक्ट ज्यादा होगा नहीं सर, इसलिए सर सेम रहेगा सर। अच्छा ठीक है, चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? अब इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। देखो ये है, एक रूम था, इस रूम को इंसुलेटेड कर लिया और इसके अंदर में एक रेफ्रिजरेटर है। यानी कि ऐसे नहीं अपन तो सोच रहे हैं क्या होगा, और एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ पे ही डिपेंड है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं आखिर आंसर क्या निकल रहा है। इसलिए हमें एक कंसेप्ट सीखना है, जैसे आप भी सोच रहे हो, दूसरा तीसरा भी सोच रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कंसेप्ट क्या है इस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। देखो इस पे, यानी ये इंसुलेटेड करा और उसके अंदर में हमने रेफ्रिजरेटर को रखा। सबसे पहले आपका फर्स्ट लॉ ये कहता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। डी क्यू चेंज ऑफ हीट कितना है, सिस्टम मान है, चेंज ऑफ हीट कितना, 0, इंसुलेटेड किया है ना, चेंज ऑफ हीट 0, यस सर। माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू का वैल्यू होता है सीवी डी टी, वो पता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, पहले पढ़े अपन, सीवी डी टी निकला। और इससे लिख लेंगे व्हिच इंप्लाइज डी टी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई सीवी, डी टी इक्वल टू माइनस जो डी टी इक्वल टू माइनस डीवी डी डब्ल्यू बाई सीवी, ये है। सोचना थोड़ा। अब इसमें जो हमें dt का वैल्यू, इसमें है dt इक्वल टू माइनस db बाई dc, db dt माइनस db बाई dc। अब देखो इसमें टेम्परेचर dt, टेम्परेचर हमें देखा, टेम्परेचर इंक्रीज की डिक्रीज कैसा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। टेम्परेचर इंक्रीज है कि डिक्रीज, क्योंकि ये इंसुलेटेड है, dt का वैल्यू 0 तो है नहीं, ये माइनस dB बाई CV
माइनस dB बाई CB को ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, dt इक्वल टू निकला माइनस dB बाई CB। अब माइनस dB बाई CB, अब भी एक मिनट देखना माइनस है, इसको ऐसे करो ज्यादा समझ, रुक जाना अभी, इस लाइन को यहां से खींची, ये है ऐसा, माइनस dB बाई CB। और डेल टी जो मैंने, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है, जो वर्क डन का अपन ले लेते हैं सिस्टम, पहले सिस्टम हमने, जब ये सिस्टम है तो आप इस सिस्टम को, इसको सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं, ये सिस्टम है। यानी एक चीज और याद में रखना कि सबसे पहले आप सिस्टम किसको एज्यूम कर रहे हैं। सिस्टम अगर केवल रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हैं तो कुछ और निकलेगा नहीं इसके अकॉर्डिंग टू। सिस्टम इसको यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम है, पूरा होल बी द सिस्टम ऐसा, इसलिए हमने DQ को 0 लिखा हुआ है। DQ 0 क्योंकि सिस्टम इंसुलेटेड, जो फिनोमेना उसके अंदर की फिनोमेना है। नेक्स्ट माइनस dB बाई CB, dt इक्वल टू दिया हुआ। अब इसमें हो क्या रहा है, जो एक्चुअली रेफ्रिजरेटर हम यूज कर रहे हैं तो वर्क डन इसमें दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ना कि बाय द सिस्टम है। वर्क डन ऑन द सिस्टम रेफ्रिजरेटर के केस में, इंटरनल केस में है, ये जो फॉर्मूले से आया वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए जो निकलेगा ये हो गया माइनस, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा dW बाई CB। रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम ना कि बाय द सिस्टम है, वो निगेटिव था फॉर्मूले से, निगेटिव, क्योंकि ये इसमें हमने dW को पॉजिटिव लिया हुआ है, निगेटिव साइन कन्वेंशन अपन जो लेते हैं, जो फॉर्मूला है वो आया हुआ है, ये पॉजिटिव, लेकिन यहां से ये निगेटिव हुआ, तो माइनस dB माइनस dB बाई CB। ये समझ में आया कि नहीं? यानी सबसे पहले क्वेश्चन जहां बनाएंगे तो आप सिस्टम एज्यूम करना सीखिए कि सिस्टम कौन सा है। जैसे हम अभी जस्ट इसके बाद बना देते हैं तुमको कि दो सिस्टम लेते हैं, अगर मान लो यहां से है एक पॉजिटिव निगेटिव है तो इसको ऐड करेंगे, केवल इसको सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा और पूरे को सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो इस केस में -2 क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया दिस विद dW बाई CB, और dW बाई CB है तो dW बाई CB ग्रेटर देन 0, यानी इट मीन्स TF माइनस TI डेल T है ग्रेटर देन 0, सो TF ग्रेटर देन TI से, यानी फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल टेम्परेचर। यदि रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करते हैं तो उसका टेम्परेचर पर राइज अप होगा, यदि वो इंसुलेटेड रखा हुआ है तो। समझ में आया? तो यानी कि सबसे पहले आपको सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, सिस्टम, तो उसके बाद फिनोमेना देख रहे हैं। अब जनरली रहता है कि बहुत जैसे सोर्स और सिंक, तुम बताया सोर्स और सिंक खुद से डिफाइन नहीं करते, सोर्स और सिंक उसका टेम्परेचर, यानी रूम उतना बड़ा तो नहीं कि टेम्परेचर उसका राइज और कम हो, रेफ्रिजरेटर भी छोटा है तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, होगा TF माइनस T, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखना एक सोर्स, दो हम बना रहे हैं, एक डायग्राम है और उसमें सिस्टम बना करके बनाते हैं, इसका आंसर निकालना। तो देखो अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ battery a resistor is connected by क्या, connected, resistor is connected and if resistance is considered
as a system, what are the heat, work and energy interaction? ठीक है, इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन होगा आज ही, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन चाहूंगा कराने की, मैक्सिमम क्वेश्चन है उस क्वेश्चन सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, और सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन, यानी कि नॉर्मल तो सब्जेक्टिव रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 मार्क्स 1 मार्क्स के एक एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन रहेगा। देखो इसमें ये दिया हुआ है, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, बता रहे थे, अक्रॉस द टर्मिनल of a battery a resistor is connected, and if resistance is considered as a system, what are the heat, work and energy interaction? तो सबसे पहले एक सिस्टम बनाते, सिस्टम किसको आप मान रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसको कनेक्ट करते, दिस बी कनेक्टेड फ्रॉम द रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में देखना, इसको सिस्टम एज्यूम करा हुआ है, जब इसको सिस्टम एज्यूम किए हैं, जब सिस्टम एज्यूम किए तो क्या हुआ, Q इक्वल टू W इक्वल टू एंड U इक्वल टू सर W, हाँ सर W इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होगा सर, मतलब क्रॉस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी जो होगा सर, ऑन द सिस्टम होगा सर वर्क डन। अच्छा, तो मतलब निगेटिव, जी वर्क डन निगेटिव। Q लिखा हुआ रेसिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, हमने सिस्टम को किया हुआ है, देखो Q इक्वल टू 0, इसको समझ में आ रहा कि नहीं, फिर बताता हूं सबको। मेरे Q इक्वल टू 0, देखो क्या है Q इक्वल टू 0 कहने का मतलब, जैसे कि ये है, यहां अभी कुछ भी नहीं, ये रेसिस्टेंस है और ये प्रोसेस है, यानी इसमें दिया हुआ रेसिस्टेंस कंसीडर एज सिस्टम वाटर, जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे ना, तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतने फास्ट है कि उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस एज्यूम करते हैं। अब ये सोचो कि सर इसमें तो जब रेसिस्टेंस रहता है तो हीट निकलता रहता, हमने बोला कि हीट निकलता रहता है, तो हीट वो तब है कि बहुत प्रोसेस है वो, मतलब कि कुछ टाइम तक हीट निकलता रहता है, वो है इतना टी से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में। अगर इसको हमने सिस्टम बनाया, यहाँ से दी और इसको प्रोसेस था, जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, दिस इज द वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। सर, सर जब टाइम बहुत स्मॉल रहेगा सर, तब ना सर वहाँ पे एडियाबेटिक कंसीडर करेंगे सर। इसको ये हमने लिया हुआ है कि जैसे ये चीज कंसीडर, जैसे इसको जस्ट कनेक्ट किया है, अगर मान लो कि यही ऐसा होता कि एक रूम है और इसको ऐसे ले जा करके 2 मिनट तक हम फ्लो कराते हैं तो निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालते, समझ रहे ना। यस सर, स्मॉल टाइम रहेगा सर तो हीट मतलब जो प्रोड्यूस होगा सर निग्लिजिबल होगा सर, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा सर, लेकिन एडियाबेटिक मानेंगे उसको, एडियाबेटिक माने क्योंकि वेरी फास्ट प्रोसेस है, तो यस इसलिए सर। एडियाबेटिक क्योंकि जस्ट कनेक्ट कर दिया। अब इसी को क्वेश्चन को होगा ना, एक रूम दिया हुआ है, इसमें को हमने कनेक्ट किया हुआ है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और दिस करंट विल फ्लो फॉर 5 मिनट्स, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर जो इलेक्ट्रिक वर्क का वर्क होता था वहां से निकालेंगे। ये हो गया अपने पास में W इक्वल टू निगेटिव और U इक्वल टू फिर पॉजिटिव।
इसमें लिख सकते हो क्यू को क्यों जीरो किया, वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक, वेरी फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक। तो इसके बारे में तीनों आंसर निकल गया तुम्हारा, क्योंकि वैसे फॉर्मूला होता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, और डी क्यू पॉजिटिव नेगेटिव सब निकल गया क्योंकि क्यू इक्वल टू जीरो था। जो वर्क का होगा उसका अपोजिट साइन उसका होगा इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट, ये अभी हमने क्या माना किसको, सर रेसिस्टेंस को। बोलो सर, तो टाइम नहीं दिया रहेगा सर, जैसे कि वेरी फास्ट प्रोसेस जो है सर, अगर ये नहीं है सर फिर सर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना सर कि फास्ट है कि स्लो है। इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्यू तो का सर वही फॉर्मूला क्या पूछना होगा। है। तो जब आपको ये प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में यदि पूछता है कितना वर्क डन होगा तो उसको टाइमिंग दिया रहता है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा हीट ऐसे रहेगा करंट फ्लो फॉर इतना, फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर आर टी तभी तो यस सर, हीट बनेगा, नहीं तो हीट बनेगा कहाँ से, हीट ही नहीं बनेगा, यस सर। हीट का जो यूनिट नहीं बन पाएगा। तो उसको टाइम तो दिया होगा तभी तो बनेगा, नहीं तो आई स्क्वायर आर हीट का यूनिट तो नहीं है ना, उसमें अपन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलेगा, नहीं तो वो निकलता है पर सेकंड निकलता रहता है। तो इतना है एक सेकंड के लिए, आई स्क्वायर आर पर एक सेकंड के लिए निकालता है, अगर निकालते हैं तो जूल पर सेकंड होता है। तो निकालना है तो उसके लिए तो टाइम दिया होगा इतने टाइम में इंस्टेंट में, ठीक है, वो पर सेकंड के लिए निकलेगा। ये तो जस्ट कनेक्ट किया है, उसके बाद क्या फेनोमेना है वो अपन कंसीडर करते हैं। अब इसी में है if द होल बैटरी बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, तो क्या होगा। अभी केवल इसको सीखा, अब पूरे बैटरी को हम सिस्टम में जूम कर रहे हैं, देखो इसमें कैसा होगा। सर वर्क डन जीरो होगा सर, वर्क डन जीरो होगा, जीरो होगा सर, इसका क्योंकि सर बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं करेगा सर। ठीक है, अब देखते जो हैं क्या होगा। एक मिनट देखता हूँ, प्रोसेस तो इसमें भी वेरी फास्ट ही होगा, Q इक्वल टू जीरो होगा। देखो if considered battery as the system, बैटरी एज द सिस्टम, जब बैटरी एज द सिस्टम लेंगे ना तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये अभी वर्क नहीं कर रहा, जब लेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बैटरी से आप कुछ भी मोटर चला सकते हैं, मोटर से पुली चला सकते हैं, कुछ भी होगा। तो इफ होल बैटरी बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम देन वर्क डन बी पॉजिटिव, उससे कुछ वर्क डन आप कराएंगे, इससे वर्क डन नहीं हो सकता अभी वाले इस सिस्टम से, लेकिन जो पूरा सिस्टम होगा उससे वर्क डन आप करा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बैटरी लेंगे तो दिस बी द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये यहाँ से कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, तो उससे आप वर्क डन करा सकते हो। अभी तो जस्ट आपने किया और ये सिस्टम है, ये सब इसमें सिस्टम से ये बाहर हो गया पॉजिटिव निगेटिव, इससे पहले वाले में अब कंसीडर्ड है। तो जब ऐसा केस होगा तो इसमें वर्क डन भी पॉजिटिव, समझे, वर्क डन सर, इस केस में पॉजिटिव। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, बैटरी का देखे हुए थे सर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें सर बैटरी को भी सर सिस्टम ले लिया था, मुझे मतलब सिस्टम ले लिया था, रजिस्टर जो है सर उसको भी सिस्टम ले लिया था। फिर क्या हुआ था वहां पे सर, वर्क डन जो था सर वो जीरो बताया था, क्योंकि सर वहां पे रीजन दिया हुआ था कि जो हमारा वर्क जो है वो बाउंड्री फिनोमिनन है, जिसके कारण सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाउंड्री को किया ही नहीं, जिसके कारण वर्क डन जीरो होगा सर, ऐसा मतलब रीजन दिया हुआ था नहीं वहां तो पे। दो सिस्टम कैसे माना होगा, या तो बैटरी सिस्टम लिया होगा या रेसिस्टेंस को सिस्टम माना होगा, सर सिस्टम सबको क्वेश्चन एक हुआ। साथ ही सिस्टम मान लिया था सर। तो जब नहीं वो लाना क्वेश्चन उसमें कुछ होगा, हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। इसमें तो पॉजिटिव, क्योंकि वर्क जब बैटरी है उससे वर्क डन हो रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सिस्टम से वर्क डन करा है। सिस्टम पूरा सिस्टम अगर बैटरी है तो वर्क करता है, जब वर्क करता है तो पॉजिटिव होगा।
ठीक है, देखें क्वेश्चन कहीं होगा तो मुझे बताना, क्वेश्चन देखेंगे कुछ उसका होगा, सेंटेंस कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट हम लगाते हैं इसमें, जबकि इसको ब्रेक कर देंगे तब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। एक और केस बनाते हैं इसका, 2 केस है, एक और केस बनाएंगे इसके बाद। तो इसमें वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब है कि W पॉजिटिव, Q 0 वेरी फास्ट, और U इक्वल टू निगेटिव। अब दूसरा है कि अब बैटरी है, और उस बैटरी के केस में अब बैटरी इज कैप्ट। इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं था, देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। थर्ड हो सकता है कहीं ऐसा होगा, a battery is kept in open circuit for a long time what are the sign of heat work and energy interaction if battery is considered as the system। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी इसमें क्या किया सर, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सर, उसमें हाँ? सर 2 सिस्टम माने थे क्या सर हम लोग? नहीं, एक। मतलब बैटरी का अलग सिस्टम और रेसिस्टर का अलग सिस्टम, ये वाला जो बोले, ये नहीं वाली जो बोल रहे हो क्या? जिसमें वर्क नहीं डन उसमें, पॉजिटिव सर आप लिए थे। नहीं, उसमें एक ही बैटरी केवल सिस्टम था। 2 सिस्टम, एक में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार में आपको एक ही सिस्टम मानना पड़ेगा। और क्यों? सर जो रजिस्टर था सर, वो बाहर था, मतलब बैटरी के सिस्टम से बाहर था। बिना रेसिस्टर का बैटरी कैसे सिस्टम बनेगा? रेसिस्टेंस होके ही तो सिस्टम बनेगा ना। बिना रेसिस्टर का ये है ओपन सर्किट। देखो ना, ये वाला केस जो सेकंड अभी बता रहे हैं, ये केस है, ये केस है, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। अभी बैटरी इज कैप्ट ओपन सर्किट फॉर, ये इसमें हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, ये चीज है। तो बैटरी लिया लेकिन उसको हमने बनाया ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं किया है। जब कनेक्ट ही नहीं किया है तो इस केस में जो अपन कह रहा है डब्लू का वैल्यू, वर्कडन की तो बात ही नहीं है, इसमें कोई वर्कडन कर ही नहीं सकता। अगर सिस्टम कनेक्ट ही नहीं हुआ तो वर्कडन क्या करेगा बैटरी? अगर आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव से वर्क ही नहीं, तो इस केस में वर्कडन क्या होगा? वर्कडन तो डायरेक्ट जीरो, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हुआ तो वर्कडन नहीं कर पाएगा। जब वर्कडन ही नहीं कनेक्ट हो गया तो वर्कडन जीरो। लेकिन अब एनर्जी है, जो अपन पास एनर्जी, अब एनर्जी में एनर्जी विल बी निगेटिव, उसका उल्टा क्यू इसमें निगेटिव, यू का यू विल बी निगेटिव इनका एनर्जी, क्योंकि वर्क डन जीरो है। इस वाले केस में, इससे पहले में पूरा हो, सॉरी ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में, इसमें होल सिस्टम को हमने जूम करा था। यदि होल सिस्टम को जूम, तभी तो वर्कडन परफॉर्म कर पाएगा। वर्कडन परफॉर्म होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों का टर्मिनल्स, उसको ऐड तो करना पड़ेगा, तभी तो वर्कडन होगा ना। तभी तो इसको हमने डब्ल्यू पॉजिटिव लिया है, नहीं तो डब्ल्यू तो पॉजिटिव नहीं लेते। दूसरा चीज, अब इस केस में Q जो है, Q विल बी पॉजिटिव। अब Q विल बी पॉजिटिव है कि जो वर्क अगर छोड़ दो को बैटरी है और बैटरी चार्ज भी हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उसके एनर्जी रिलीज कर जाते हैं। यानी बैटरी को यदि आप चार्ज कर दोगे या नहीं भी वर्क करोगे तो कुछ दिनों के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। यानी Q जो उसके अंदर जो हीट है वो हीट बाहर निकल जाता है। तो हीट बाय द सिस्टम, या माने बाहर निकलने वाले हीट को अपन, सॉरी गलत बता रहे हैं यहाँ से, कि टेम्परेचर अपन हाई, ये इस सिस्टम को अगर हमने ऐड नहीं करा इस केस में, तो Q0 W0। और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है?
इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज यानी कि बैटरी एक चार्ज रखा हुआ है, वो इंटरनल एनर्जी है उसकी। इंटरनल एनर्जी कुछ दिन के बाद कितना होगा उसके पास? अगर बैटरी को चार्ज करो, कनेक्ट भी नहीं करो, 10 दिन के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो तो होता है ना, बैटरी का रखा रखा भी तो डाउन हो जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी निगेटिव, इसलिए निगेटिव, इसलिए क्यों का वैल्यू निगेटिव। अब आया समझ में? ऐसा रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बताते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताना। पहले एक दो न्यूमेरिकल केवल हीट और वर्क का है, फिर फर्स्ट लॉ से के बेस पे 6-7-8 न्यूमेरिकल सारे अच्छे, मतलब जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, गेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन है। पहले एक न्यूमेरिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क में पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिक वर्क बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो वही चीज अपने में है कि टाइम दिया हुआ है तो अपन कंसीडर करेंगे उसमें। एक फ्री वर्क का कंसेप्ट है, इसके बारे में पता है कुछ कि नहीं? फ्री वर्क क्या होता? फ्री वर्क ट्रांसफर, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फ्री वर्क ट्रांसफर, देखो कंसेप्ट तो वही रहेगा, केवल पूछने का तरीका वे है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो फ्री वर्क ट्रांसफर क्या होता है? फ्री वर्क नाम से दिख रहा है, फ्री वर्क। अगर मान लेते कुछ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके लेफ्ट हैंड साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और राइट हैंड साइड वैक्यूम है। लेफ्ट हैंड साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और राइट हैंड साइड वैक्यूम है। इसके बीच ये डिस्टेंस मान लेते dx है। वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस इन दिस केस यहां का प्रेशर मान लेते हैं P1 और यदि P2 है तो P1 ग्रेटर देन P2, या P1 क्या P एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं और P वैक्यूम, तो P एटमॉस्फेरिक ग्रेटर देन P1, P1 मान लिए इसको। P एटमॉस्फेरिक ग्रेटर देन P1, तो प्रेशर डिफरेंस है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस पिस्टन का मूवमेंट होगा, और पिस्टन का मूवमेंट हमने माना dx, तो ये कहता है जनरली ये फॉर्मूला पढ़ते फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। लेकिन फ्री वर्क ट्रांसफर के केस में होगा जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, यानी हमेशा वर्क डन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, कम से कम उतना प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या एक्सपेंशन करा रहे हैं तो आप वर्क डन कहलाएगा, नहीं तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। यानी कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर, कोई वर्क नहीं हुआ तब भी उसका पिस्टन यहां से स्लाइड करके यहाँ पे आ गया। वैक्यूम क्रिएट था, आपने छोड़ दिया, ऑटोमेटिक ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके चलते इसका स्लाइड हो गया, मूवमेंट आ गया, इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो ऐसे वर्क डन को हम बोलेंगे जीरो वर्क डन केस में बोलते हैं, इसमें कोई वर्क डन नहीं रहता है। एक लाइन वैक्यूम is a pressure below atmospheric pressure in thermodynamic
we have said that the work to be done if one side the body is atmospheric pressure, body is on atmospheric pressure, and other side more than atmospheric pressure, ये कंपलसरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो अब फ्री वर्क ट्रांसफर कहलाएगा ये. So this type of work transfer is called the zero work transfer, and this type of expansion is called free expansion. This type of work transfer is called the zero work transfer, and this type of expansion is called free expansion. ठीक है ना, तो ये होगा जीरो वर्क ट्रांसफर और फ्री एक्सपेंशन का कंसेप्ट. अब एक जनरली जो वर्क डन से रिलेटेड है वो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर फर्स्ट लॉ से रहेगा सब, फर्स्ट लॉ के. हो गया दो न्यूमेरिकल्स. देखो इसमें पूरी कंसेप्ट क्लियर करना है, वर्क डन का कितने भी जो वर्क डन से रिलेटेड डाउट होगा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. A piston cylinder device contain 0.05 meter cube of a gas initially at 200 kilopascal. At this state, a linear spring which has a spring constant of 150 kilonewton per meter
is just touching the piston but exerting no force on it. Now heat is transferred to the gas causing the piston to rise. And to compress the spring until the volume inside the cylinder double. If the cross-section area of the piston is 0.25 meter square, find final pressure inside the cylinder work done by the gas. Work done by the gas. क्वेश्चन पढ़ लो तो 1 मिनट। सर हाँ बोलो। इसमें वर्क डन जो है सर, हाँ टोटल वर्क डन होगा सर, वर्क डन बाय द पिस्टन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या सर इसमें हाँ वर्क मतलब इस दोनों का होगा, क्वेश्चन, सही सही बोल लो, सही बोल रहे हो। हाँ यस सर। सर इस क्वेश्चन को सर मतलब सॉल्व किए थे सर कुछ दिन पहले, मतलब तो हो गया था सर। यस सर हुआ था सर, मतलब 10-15 दिन हो गया सर। इसमें सर कंसेप्ट सर इसको ग्राफिकली भी सॉल्व किए थे सर, और प्लस क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किए थे। नॉर्मल देख लो इसके बाद, क्योंकि ये इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, ये तो सब्जेक्टिव टाइप है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसी पे 5, 6, 7, 8, 10 जो फर्स्ट लॉ पे। जिसको नहीं यस पता है एक बार देख लो, हम बता देते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें स्प्रिंग कॉन्सेप्ट भी है और वो ग्राफिकली भी है। ग्राफिकली बना, ग्राफिकली तो नहीं बोलते हैं, जैसे अपन फॉर्मूला जो पीवी डायग्राम से बनाते हैं उस पे बना लेते हैं, यस P1 सर, इक्वल उसी टू से V1। बनाए थे सर, पीवी डायग्राम से। चलो ये देखो बना लेते, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बेस पे वो बताते हैं। जी ये टेम्परेचर दिया और P1 इक्वल टू 200 और V1 इक्वल टू 0.05 इनिशियल कंडीशन में।
और दूसरा कंडीशन है जो कि फाइनल कंडीशन है, मान लो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल हो गया, क्वेश्चन में दिया, और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और दिस एक्स से ये ट्रांसफर हो ऊपर की ओर, और इसका वॉल्यूम V2 हो गया है और ये वॉल्यूम दिया हुआ है V1। ठीक है, और अब ये फाइनल हमें निकालना है ये कि इसमें कितना वर्क डन हो। दो वर्क, एक जो एक्सपेंड करेगा यानी कि जो इनिशियल V1 से V2 बड़ा हो गया, डबल हो गया, उसमें कितना, और दूसरा जो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, पहले जो स्प्रिंग ये था ये कंप्रेस होके छोटा हुआ है, वो वर्क डन, दोनों कैलकुलेट करनी है, ये टारगेट है। ठीक है, देखो V2 माइनस V1 यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दिस विल बी V2 माइनस V1 इक्वल टू A इंटू एक्स। फिर ए भी द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और एक्स कितना, पिस्टन का सिलेंडर, यदि ये पिस्टन सिलेंडर है मान लो कि, तो ये इसका ए दिया हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इतना इंटू ए करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो V2 माइनस V1 A इंटू एक्स, हियर ए बी द दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड एक्स जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 2V1 माइनस V1 इक्वल टू 0.25 into x, which implies 0.5 0.25x और x इक्वल टू 0.2 मीटर। यानी मुझे निकालना क्या, वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर तो निकालना पड़ेगा, वहीं से निकलेगा प्रेशर P2 का फाइनल वैल्यू, फिर वहां से वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0.2 मीटर निकल गया x। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम्स, पिस्टन पे लगने वाले फोर्स का इनिशियल कंडीशन एंड पिस्टन पे लगने वाले फोर्स का फाइनल कंडीशन। पिस्टन पे लगने वाला पहला फोर्स इनिशियल कंडीशन में सर एटमॉस्फेरिक प्लस जो लग रहा है गैस का वो, और पिस्टन का वर्क W/A, पिस्टन का प्रेशर जो उसका वर्क जो उसका वेट है जिसके चलते उस पे लगा हुआ है, और नीचे जो प्रेशर दिया हुआ P1 का इनिशियल कंडीशन में P1 इक्वल टू 200, ऐसा ही है शायद, P1 इक्वल टू तुम्हारा 200 किलो पास्कल। सर क्वेश्चन में वेट है क्या सर पिस्टन का? पिस्टन का वेट नहीं दिया हुआ, कैंसिल हो रहा होगा कहीं, समझ रहे हैं, नहीं दिया इसका मतलब कैंसिल हो रहा होगा कुछ, इसलिए नहीं दिया होगा डेटा में उसमें। ये देखो P एटमॉस्फेरिक, PP, यस सर, और प्लस स्प्रिंग अब फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी हो गया, ये P2, इसमें P2। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों के कंडीशन में, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के केस में, एट इक्विलिब्रियम इनिशियल में, देखो ऊपर का P एटमॉस्फेरिक प्लस W/A इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से निकलेगा इससे इक्वेशन जो P एटमॉस्फेरिक प्लस PP प्लस PS इक्वल टू P2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, P2 अपने को दिया नहीं था, तो यहां से निकाल सकते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड,
देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पीपी 200, यानी कि पी एटमॉस्फेरिक, ये पी ए पी डब्ल्यू है, वेयर पीपी इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए दिया। तो यानी कि पी एटमॉस्फेयर, इसमें पी एटमॉस्फेरिक प्लस पीपी के बदला में हम वैल्यू 200 पुट करते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, और ये पीएस तो निकला 200 प्लस पीएस इक्वल टू P2, इक्वेशन नंबर 3 1 2, ये निकल गया P2 का। यदि अपने को PS का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो P2 निकल जाएगा, और P2 के बाद टारगेट है PS की वैल्यू को निकालें, प्रेशर ड्यू टू द स्प्रिंग, निकला PS इक्वल टू, नाउ PS इक्वल टू kx by a, स्प्रिंग फोर्स बाय ए, और स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स, वेयर K विद द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, तो KX बाय ए, इसलिए सो PS इक्वल टू 150, ये क्वेश्चन में दिया है KX का वैल्यू, इंटू 0.2 बाई ए 0.25, ये दिया हुआ था सारा, यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और चाहो तो इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, तो 120 किलो पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बदला पास्कल लिख सकते हैं। So the value of P2 becomes 320 किलो पास्कल, ये P2 का वैल्यू। अब वर्क डन बाय द गैस और पिस्टन का वर्क डन, दोनों का वर्क डन को ऐड करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। P2 निकल गया, वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ही वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन इन, कितना किया उसने, एक तो राइज करा, वॉल्यूम एक्सपेंड करा, और दूसरा स्प्रिंग को भी कंप्रेस किया, तो दोनों वर्क डन किया तुम्हारा गैस, तो वर्क डन इन रेजिंग पिस्टन प्लस वर्क डन इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग, P1 इक्वल टू 200 दिया है, तो सो वर्क डन पिस्टन इक्वल टू प्रेशर V2 माइनस V1, वॉल्यूम एक्सचेंज हो गया 200 2V माइनस V 200 into 0.05, so piston equal to 10 kilojoule। ठीक है, अब इसमें तो नहीं कंफ्यूजन है कि P है तो वहां से P1 से P2, जो P2 हमने फाइंड आउट करा, उस P2 के केस में 320 किलो पास्कल आया, लेकिन यहाँ पे हम निकालने में कैसे कांस्टेंट कर दिए, P को कांस्टेंट करके निकाल दिए, इसमें तो नहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि P2 के वैल्यू था कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो कितना प्रेशर इंक्रीज करा है, ये P2 का वैल्यू था कि ऐसा, लेकिन जो वर्क डन निकाल रहे हैं, इस वर्क डन में हमने क्या किया है, P को ही केवल मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो इसमें क्या है, क्या कंसेप्ट है, एक्चुअली जब यहां पे था, तो जैसे इस केस में आपने हीट दिया, तो क्या हुआ इसका,
प्रेशर राइज अप हुआ, उसके चलते ये जो पिस्टन है अपवार्ड शिफ्ट हुआ, और ये तब तक अपवार्ड शिफ्ट होता रहा। यहाँ का प्रेशर कितना है जो अपने 200, और ये प्रेशर जैसे बढ़ा प्रेशर राइज अप हो गया है, उतना प्रेशर राइज अप, कितनी प्रेशर राइज अप उससे हमने P2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब ये ऊपर की ओर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता जा रहा है, और फिर कंप्रेशन जहां पे जाके रुक जाएगा, इसका मतलब हो गया कि जो प्रेशर है, जो नहीं तो ऐसा समझ लो, P2 का दो वर्क है, एक तो एक्सपेंड हुआ है और दूसरा स्प्रिंग को भी कंप्रेस किया है, दोनों मिलकर के वहां P2 बना हुआ है। इसलिए हमने पहला P1 के इफेक्ट यानी P1 इतना ही था और ये एक्सपेंड होके यहाँ पे आ गया, तो ये कांस्टेंट प्रेशर एज्यूम कर रहा हूं, है नहीं, तो कांस्टेंट यानी P1 उतना ही था, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है, तो कितना वर्क डन हुआ। अब जो क्रिएट हुआ यानी स्प्रिंग के चलते जो P2 इंक्रीज हुआ है, उसका इफेक्ट दोनों को लेना पड़ेगा इफेक्ट, तो P1 का इफेक्ट तो आ गया है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वो भी वर्क डन देता था। अगर इस केस में मान लो कि स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता, वो एक्सपेंड कर जाता और फिर वहां पे जाके एक्सपेंशन रुक जाता, जहां पे उसका P2 डिक्रीज होकर के P1 बन जाता। यानी जो प्रेशर बढ़ा वो अगर इनिशियल प्रेशर को मेंटेन कर लेता है तो उसका एक्सपेंशन बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द स्प्रिंग उसमें एक्सपेंशन बना हुआ, एक्सपेंशन जो कंप्रेस हुआ उसके चलते उसका P2 का वैल्यू इंक्रीज किया है। इसलिए हम इस केस में P1 लिए हैं वर्क डन निकालने के लिए, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे। नाउ स्प्रिंग वर्क हाफ kx² हाफ इंटू k इंटू x 0.2 के स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 75/4 यानी 303 किलो जूल। सो टोटल वर्क टेन प्लस 3 इक्वल टू 13 किलो। ठीक है, अब इसके बाद इसके बेस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनाना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ के बेस पे है। पहले कुछ में होगा वर्क और हीट से रिलेटेड है, फिर फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट अपन यूज कर लेंगे उस क्वेश्चन में। Q और W है इंटरनल एनर्जी, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आसान सा दे रहा हूं पहले से, आसान सा से लिखो तो और बनाओ तो। ये सब पूछा हुआ गेट का क्लासेस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, या कोई स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का, आसान नहीं है, इजी नहीं है। मतलब इजी कहने का मतलब उसके लिए एग्जामिनेशन में, अब तुम्हें तो ये कंसेप्ट है, बनाओगे तो बहुत आसान दिखेगा, लेकिन इसी टाइप का आता है। गिवन दैट द पाथ 1 to 3 डायग्राम बना रहा हूं, गिवन द पाथ 1 to 3 a system absorbs, ध्यान देना वर्ड पे, absorbs 100 किलो जूल as heat and does 60 kilojoule work. While along the path 143, it does 20 kilojoule work. The heat absorbed during the cycle
143 इज, डायग्राम बना रहा हूं मैं। पीबी वन टू थ्री फोर, 1 2 2 3 1 4 जो दिया हुआ है। ये देखो, गिवन दैट द 1 2 3 एक है, दूसरा प्रोसेस दिया है उसमें 1 4 3, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल 1 4 3 इज। कितना होगा निकाल के बताओ तो, कोई कितना होगा? समझ में आया पहले क्वेश्चन की नहीं आया? देखो इसका आंसर है 140 किलो जूल, बी में है -80 किलो जूल, सी है -40 किलो जूल और डी है +60 किलो जूल। कौन सा आंसर होगा? सॉल्यूशन हमें निकालना है किसमें? 143, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल 143 में। पहले फॉर 1 2 3, Q13 माइनस W13 इक्वल टू U13, Q13 100 -60, U3 minus U1 equal to 40. Show and 143 Q13 minus W13 another path से equal to U13. So Q13 minus 20, U1 तो की चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रोसेस कैसा भी है, इंटरनल एनर्जी विद द पॉइंट फंक्शन, यही इसमें कंसेप्ट है, इक्वल टू 40. So Q13 equal to 60 kg. देखो कौन सा आंसर हुआ? 60 मतलब +60. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम एज लॉन्ग एज द इन स्टेट आर सेम, यही कंसेप्ट था इसमें। Since the change in internal energy is same as long as the end states
are same. या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक। A 5 kg block of copper at 300 degrees C is submerged in 20 liters of water. At 0 degree C, contained in an insulated tank. Estimate the final equation, final equilibrium temperature. Given a copper as specific heat of copper equal to 0.39 kilojoule per kg Kelvin. ठीक है, तो देखना है क्वेश्चन बना के, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं। फिर फर्स्ट लॉ का स्टेडी फ्लो इक्वेशन। देखना नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसको। सर हाँ बोलो। जो उसका नोट्स कहाँ से मिलेगा सर? किसका? सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना अभी, हाँ उसका नोट्स चाहिए सर। चलो ठीक है, दे दूंगा नोट्स। अब डेली का डेली दे देंगे, जब पढ़ाई खत्म होगा ना तो डेली का डेली दे देंगे। पीडीएफ तो मेरे पास रहता ही है। ठीक है सर। तो इसका डेली का डेली देंगे। अभी आप वो मतलब 1 घंटे और घंटे 1 घंटे थर्ड, तुम किस में था? कौन हो? अमित बोल रहे हो क्या? यस सर। तो तुम 5th में होगी 3rd सेमेस्टर में? तुम 6th में हो ना? हेलो हेलो। हमें तुम किस में 6th सेमेस्टर में हो क्या? 4th में हो? यस सर। 5th में है। अच्छा ठीक है, इसका हम दे देंगे कल से। और जो बच्चे रहेगा वो कुछ रहेगा, उसका भी रहेगा थर्ड का। एक्चुअली 1.5 साल 1 एंड 1.5 साल में समाप्त करनी है। मैथ्स का थोड़े दिन बाद मैथ्स की क्लासेस रहेगा, उसमें पूरे कॉलेज का ही रहेगा। अपने में तो ज्यादा बच्चे हैं नहीं, मतलब ज्यादा बच्चा को रखना ही नहीं था इस वाले ग्रुप में। मैक्सिमम 14-15 बच्चे को ही आना है इसको, इसलिए नहीं ज्यादा पढ़ा। तो वो दूसरा है तो उसका मैथ्स से क्लासेस थोड़े दिन के बाद क्लास है। 1 महीने कल से ये समाप्त करते हैं तो मैथ्स से क्लास सर जो गेट का पढ़ा रहे हैं सर, उसका एक अलग ग्रुप बना दीजिए ना। ये ग्रुप है, ये एक्चुअली जो ग्रुप बना हुआ है, ये जो तुम लोग को बता रहे हैं वो AICT के थ्रू है। उसके ग्रुप में पढ़ा रहे हैं। AICT का है, ये प्रोजेक्ट है उस पे। ठीक है चलो, तो देख रहे हैं कल इसका दे देंगे नोट्स। बाकी अपन कल देखेंगे और क्लास में।
ठीक है सर। हाँ, एंड करते हैं।